पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख तनाज़ात और इल्ज़ामात से भरी पड़ी है। 1970 से लेकर 2018 तक तमाम इलेक्शंस पर इल्ज़ामात लगते रहे और एतराज़ात उठते रहे। जीतने वाली पार्टी हमेशा नताइज को कबूल कर लेती है, लेकिन जो पार्टीज़ इलेक्शन में हार जाती हैं वो ना नताइज को तस्लीम करती हैं और धांधली के इल्ज़ामात लगाती हैं। 1970 के इलेक्शंस के हवाले से अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि वो बाकी इलेक्शन से बेहतर थे और ज़्यादा साफ और शफाफ थे, लेकिन 1977 से जब इलेक्शंस हुए और धांधली का शोर मचा तो वो ऐसा शोर था कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इलेक्शन कवानीन में तब्दीलियाँ की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो तश्कील है उसके तरीक़ेकार को ज़्यादा बेहतर बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद हर इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग, इलेक्शन डे रिगिंग और इसके अलावा जब नताइज को कंपाइल किया जाता है तो उस पर रद्दोबदल के इल्ज़ामात लगते रहे। इसीलिए जियो अपनी माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए आज इस ग्रेट डिबेट के प्लेटफॉर्म पर सियासतदान को दावत दे रहा है। एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर्स हमारे साथ मौजूद हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हम करेंगे कि कैसे पाकिस्तान में इलेक्शंस को साफ और शफाफ बनाया जा सकता है, कैसे उस पर कंसेंसस कायम किया जा सकता है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब अपोजिशन और हुकूमत साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। इस ग्रेट डिबेट के प्रोग्राम में मैं शहजाद इकबाल आपका मेज़बान हूँ और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट सोहेल वड़ाइद साहब भी मौजूद हैं। बड़ी दिलचस्प इंतखाबी तारीख़ है हमारी, यानी 1951 का जो प्रोविंशियल इलेक्शन था उसका नाम ही जुल्लू इलेक्शन पड़ गया। और लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी कौम को दाद देनी चाहिए, पाकिस्तानी शऊर को दाद देनी चाहिए कि रफ्ता रफ्ता इंतखाबी कवानीन में तरामीम हुई। पहले ब्यूरोक्रेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, फिर ये तय हुआ कि कंसेंसस से लीडर ऑफ द अपोजिशन और गवर्नमेंट के कंसेंसस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। और ये भी सियासी जमातों ने, पार्लिमान ने यह तय किया कि आइंदा इंटरम गवर्नमेंट बना करेगी जब भी इलेक्शन हुआ करेगा। चुनांचे अब जो इलेक्शन होते हैं उसमें इंटरम गवर्नमेंट बनती है और इंटरम गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन करवाती है। तो रफ्ता रफ्ता बेहतरी आ रही है और उम्मीद ये करनी चाहिए कि अब भी जो धांधली के साए और अब भी जो करप्शन के साए और प्री पोल रिगिंग के साए और इलेक्शन डे की रिगिंग के साए वो सारे ख़त्म होंगे और हम एक ऐसी शफाफ तरीक़ेकार की तरफ जाएंगे और सारी सियासी क़ुव्वतें मिल के ऐसा तरीक़ेकार तय करेगी कि जिसमें इलेक्शन ज़्यादा मुनसिफाना, ज़्यादा गैर जानिबदाराना और ज़्यादा जिनके ऊपर रिलायबिलिटी और ज़्यादा लोग उसके ऊपर इन्हिसार करें। तो मेरा ख़्याल है कि अब वो वक्त आ गया है, यही अगला इलेक्शन वो इलेक्शन है जिसके ऊपर सबका कंसेंसस होना बाकी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, चाहे वो इलेक्शन का तरीक़ेकार हो, इस पर कंसेंसस होना चाहिए और कंसेंसस के बगैर कोई भी जो तब्दीली है उसका फ़ायदा नहीं होगा। सही है, तो कोशिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में वो कंसेंसस डेवलप करें। और जो फॉर्मेट है आज के शो का वो बताने से पहले, जो सवालात हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे वो बताने से पहले तारुफ करवाते हैं आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सीधे हाथ पर मौजूद हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर शिबली फराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम शिबली साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद हैं सीनियर रहनुमा है अपनी पार्टी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक वज़ीर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और हुकूमत की साइड से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर बाबर अवान, जो कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब भी मौजूद है। और सियासतदानों के अलावा जैसे मैंने कहा था कि हमारे इस प्रोग्राम में जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो इलेक्शंस को बड़े गौर से देखते हैं, अपना तज्ज़िया करते हैं पार्लिमानी निज़ाम पर, वो भी मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पिलडैट के। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर रिजवी साहब, डायरेक्टर प्रोग्राम फाफेन। मुदस्सिर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने भी हमें शो पर ज्वाइन किया। तो मैं फॉर्मेट अपने नाजरीन के लिए भी बताता जाऊँ और हमारे पैनलिस्ट के लिए भी। 4 सवाल होंगे और 4 सवाल में 90 सेकंड्स हम अपने सियासतदान को देंगे जो अपने दलाइल देंगे, अपना प्रपोज़ल जो है वो सामने रखेंगे इलेक्शंस को साफ़ और शफाफ बनाने के हवाले से। और इसके बाद हम फ्लोर ओपन करेंगे, सवाल जवाब होंगे और फिर आखिर में हमारे जो ऑब्जर्वर्स और एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर अपनी राय देंगे। तो पहला सवाल आज के प्रोग्राम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से होगा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन इलेक्शन डे की धांधली को रोकने में कामयाब हो सकती है।
दूसरा सवाल हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है कि उसको आज़ाद, खुद मुख्तार और गैर मुतनाज़ा कैसे बनाया जा सकता है। हमारा तीसरा सवाल इलेक्शन से होने से पहले वाली धांधली यानी कि प्री पोल रिगिंग को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि ऑपोजिशन का ये बहुत बड़ा एतराज़ है। और फिर आखिर में हम बात करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो उसके तरीक़ेकार क्या होगा। तो पहले सवाल जो ईवीएम के हवाले से है उस पर मैं चाहूँगा शिबली साहब, क्योंकि हुकूमत का तो मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो इलेक्शन डे की धांधली है उस पर काबू पाया जा सकता है, क्या दलाइल देंगे आप इसके हक़ में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी, क्योंकि माजी में जिस तरह आपने भी कहा कि इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल रहे हैं, तो हमारी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डिसाइड किया कि हमें अब टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी की जाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि हमने हमारे साथ जो हमारी टीम थी जिसमें कि नस्ट के एक स्टार्टअप रैपिड डेवलपमेंट के साथ मिलकर और हमारी सरपरस्ती में ये मशीन बनाई गई। और इस मशीन का मकसद यही था कि किस तरीके से कि वो इस्तेमाल में भी आसान हो, वो सिक्योर भी हो, वो जो है तो जो हमारे इलेक्शन के जो भी तकाज़े होते हैं, हमारे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसके मुताबिक वो ऐसी रिज़ल्ट्स दे, इमीडिएटली दे, जिसमें कि कोई ना फॉर्म 45 में ना वोट डालते हुए आसान तरीका कि आपने प्रेस किया, वो वोट निकला, जो वोटर था उसने इसकी अपनी उसको यकीन कर लिया कि जिसको वोट मैंने दिया था उसी को पड़ा है, और वो उसी डब्बे में डाल देगा वो बैलेट बॉक्स। इलेक्शन जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है तो फिर आप एक बटन प्रेस करेंगे जिससे कि आपको कुछ सेकंड में ही आपको पूरा जो फॉर्म 45 या जो भी कागजात हैं जिसमें कि इलेक्शन में हर एक के जो भी वोट्स हैं, टोटल वोट्स, जिसमें कि कोई एरर नहीं हो सकता कि आप 4 को 9 की तरह लिख दें, उसके 39 के साथ 0 लगा दें, तो वो जो आफ्टर पोलिंग जो रिगिंग होती थी वो उससे आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपके वोट नहीं ज़ाया होंगे। जी खुर्रम दस्तगीर साहब, 90 सेकंड्स फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम को जो कैंसर लाहक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके लिए एस्पिरिन भी नहीं। हमने अपनी आंखों से अभी चंद महीने पहले फरवरी में इसी साल डस्का में 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हो गए। ईवीएम उसका इलाज नहीं है। डस्का की गलियों में लोगों ने गोलियां चलाई और पुलिस मुंह देखती रही, ईवीएम उसका इलाज नहीं है। अभी NA 45 करक का जो उसी दिन इलेक्शन हुआ था, उसमें इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट किया है कि हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवार ने पुलिस और स्पेशल ब्रांच के साथ मिलकर जो पोस्टल बैलेट्स थे उनके अंदर गड़बड़ के जरिए इलेक्शन जीता। ईवीएम उसका इलाज नहीं है। फिर एक लंबी लिस्ट है जो इलेक्शन कमीशन पब्लिश कर चुका है, जिसमें सबसे बड़ी चीज है रियासती ताकत का गलत और गैर कानूनी इस्तेमाल, मिस यूज ऑफ स्टेट अथॉरिटी, ये है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक टेक्नोलॉजी है जिसका जो इलेक्शन एक्ट 2017 में एक सेक्शन 103 है, जिसमें सिर्फ ये कहा गया था इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बायोमीट्रिक का तजर्बा करेंगे। अभी तक पाकिस्तान की तारीख में तजर्बात हुए हैं, लेकिन एक इलेक्शन, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, अभी तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे नहीं हुआ। और ये हुकूमत की बहुत बड़ी खाम ख्याली है कि वो पूरे मुल्क में गवादर से लेकर मरी तक और तुरबत से लेकर चतराल तक वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इलेक्शन हो जाए। ये नामुमकिन है और इसके पीछे हुकूमत की एक साजिश है कि जिस तरह इन्होंने 2018 में RTS सिस्टम इस्तेमाल किया था, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी अवाम का मैंडेट चोरी करने के लिए। जी कारी साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी इलेक्शन के बारे में आपने और वड़ाइच साहब ने जिस तरह जिक्र किया है, यकीनन बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का बायस रहा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी को एतराज़ नहीं है। आज दुनिया के अंदर कोई 130-40 ममालिक हैं जहाँ पे मोर और लेस किसी तरह के इलेक्शंस होते हैं। सारे फेयर एंड फ्री नहीं होते, लेकिन शायद 10 या 11 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इस मशीन का इस्तेमाल हुआ, और इतने ही शायद ममालिक वो हैं जो बड़ी तरक्की याफ्ता हैं जिनके यहाँ ये इलेक्शन हुए, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इसको तर्क कर दिया। आज भी रूस के अंदर वहाँ पे EVM के तहत इलेक्शन हुआ, उस पर शोर पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर जो मशरकी पंजाब में, वहाँ पे उन्होंने अपने सूबे के अंदर इस वोटिंग मशीन को मना कर दिया कि इस पर इलेक्शन नहीं होंगे। इस तरह की और बहुत सारी बातें, लेकिन बेसिक इशू हमारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है।
टेक्नोलॉजी का फेयर इस्तेमाल है। Even on election day। अभी हमारे वजीर साहब फरमा रहे थे शिबली साहब कि जो EVM हमने बनाई है फलां के साथ मिलके बनाई है, इदारों के साथ मिलके बनाई है। इनसे पहले फवाद चौधरी साहब का ये ख्याल था कि उन्होंने ये ईजाद की है, वो चले गए इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद शिबली साहब ने कहा नहीं मैंने ईजाद की है, यानी उनकी वजारत में ईजाद हुई है। सो ये ईजाद हुई है और कहाँ ये जा रहा है कि ये प्रोक्योरमेंट इलेक्शन कमीशन करेगा, किस तरह की मशीन होगी, ये उनका काम है, इतने लाख मशीनें चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो मशीन हमने बनाई है उसमें किसी धांधली किसी चीज़ का कोई गुंजाइश नहीं है। मीन्स कि वो इलेक्शन उस मशीन से कराना चाहते हैं जो उन्होंने बनाई है, उस टेक्नोलॉजी से कराना चाहते हैं। वही कामयाबी की दलील है। तो गुजारिश यह है, जिस तरह खुर्रम साहब ने कहा, इलेक्शन डे पे अगर पोलिंग ही हाईजैक हो जाए तो क्या कर लेगी EVM। जी बाबर अवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे 2-3 बातें कहने दीजिए शॉर्ट। पहला ये है कि हम ये जो स्टेडियम है मैंने देखा ये क्रिकेट ग्राउंड के साथ है, और पाकिस्तान में जब भी क्रिकेट में एम्पायरिंग होती थी लोग उस पर उंगली उठाते थे। पाकिस्तान को क्रिकेट में एक कप्तान ऐसा मिला जो न्यूट्रल एम्पायर्स लेके आया, अब उंगली नहीं उठती। पहले लोग कहते थे कि धांधली हो गई, अब क्रिकेट में धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगता। वही कप्तान 92 में जिसने ये काम किया था उसने आपके सामने 2 बिल्स रखे हैं। पहली बात, जो पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए सारे कहते हैं, आप कह चुके होंगे कि उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगा। मुझे ये बताइए हिंदुस्तान में क्यों नहीं इल्ज़ाम लगा? हिंदुस्तान में कौम को बताइए कितना इलेक्शन है जो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से कर रहे हैं। चौथा इलेक्शन होगा जिसमें वो इस्तेमाल करें। जो फिलिपाइन है उसके साथ वहाँ 100 प्रिजाइडिंग ऑफिसर मारा गया था पहले इलेक्शन में। 3 इलेक्शन ऐसे हुए हैं, पहले में 100 इलेक्शन पिटीशन थी, दूसरे में 35 पे आ गई, इस दफ़ा 11 हुई हैं। लोगों ने इलेक्शन पे एतबार करना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हुकूमत की लाडली नहीं है, हम कोई मशीन बनाना नहीं चाहते। खुदारा आप इलेक्शन तरमीमी एक्ट पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोक्योर करेगा, यानी वो चुनेगा कौन सी मशीन है, उसके लिए टेंडर करेगा, खरीदने के बाद फिर उसको आजमाएगा। टेस्ट रन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2014 में कहा, 2018 में कहा। अभी अतर मिनुल्लाह साहब ने भी एक जजमेंट दी, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इज नॉट एन एलियन थिंग। अहमद साहब अभी कुछ कहना चाहेंगे या पहले ये अपनी डिस्कशंस मुकम्मल कर लें? अप टू यू सर। देखिए, हम ये सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी शायद इलेक्शन डे की खराबियों को रोक लेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी खुद मुख्तार चीज़ तो नहीं होती। टेक्नोलॉजी को लोगों ने ह्यूमन बीइंग से ऑपरेट करना होता है, उन्होंने उसे डिज़ाइन करना होता है, उन्होंने इसे कंट्रोल करना होता है। तो जब तक लोगों के अंदर किसी इंतखाबात के बारे में एक माइंडसेट नहीं बदलेगा तो मशीनें आप कितनी मर्ज़ी लगा दें उससे चीज़ें नहीं बदलती। टेक्नोलॉजी से मामले खुद ब खुद ठीक नहीं होते, ये हमें खुद अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। हम ये इतने खर्च करने के बाद भी इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ख़राबी कुछ और है, कैंसर कहीं और है, और हम उसका इलाज EVM नहीं है। सही, लेकिन मुदस्सिर साहब ये बात तो ठीक है कि जो शख्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा होगा उसके हाथ में बड़ा कुछ होगा, जैसे मिसाल दी अहमद साहब ने, लेकिन क्या उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा अगर मशीन उसके सामने होगी कि धांधली करे, बनिस्बत के जब आप पोस्टल बैलेट की तरफ जाते हैं, पेपर बैलेट की तरफ? ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन ख्वाहिश जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री नहीं करेंगी तो एक कोई प्लेयर रूल्स ऑफ द गेम बदलेगा, उस पर यकीनन इत्तेफाक नहीं होगा। इलेक्शन जो भी उस मेजॉरिटी वोट से इलेक्शन रिफॉर्म होगा तो वो इन क्वेश्चन ही रहेगा। उससे अगर EVM से वोट अच्छा भी हो गया उसकी लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन भी रहेगी, और किस्म के पेचीदा मसले शुरू हो जाएंगे। EVM के इंट्रोडक्शन के लिए जो 1 लाइन का लॉ आया है, 2nd अमेंडमेंट बिल 2021, जिसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन को कहा गया मशीनें ख़रीद लो और 2023 में इलेक्शन में इस्तेमाल कर लें। ये 1 लाइन का लॉ है। जो रिगर चाहिए था लेजिस्लेटिव डिटेलिंग में, इससे और पेचीदगियाँ पैदा होंगी। कुछ हमारी उस प्रेजेंटेशन जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसमें भी जिक्र हुआ था, काउंटिंग कैसे होगी, क्या मशीन पे होगी, क्या बूथ पे होगी, वोट चैलेंज कैसे हो गया, क्या मशीन में सेग्रीगेशन होगी, अलग होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे डिस्प्यूट कैसे पैदा होगा। पेपर रिसीट जो आप डब्बे में डाल रहे हैं वो कब गिनी जाएगी, अगर उसमें फ़र्क आ गया वोट का और मशीन में,
तो अथॉरिटेटिव काउंट क्या होगा। ये बहुत सारी सूरतें हैं जिस पे तफसील से सियासी जमातों के साथ बात होने की ज़रूरत है। शिबली साहब के हवाले से तो बड़े एतराज़ात हैं, मतलब हुकूमत के इस ख्वाहिश पे कि EVM के ज़रिए इलेक्शन करवाए जाएँ। फौरन साहब कह रहे हैं खाम ख्याली है कि आप पूरे मुल्क में करवा लेंगे, साजिश करार दे रहे हैं कि RTS की तरह एक साजिश करना चाह रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। कवानीन के हवाले से भी आपने बात सुनी, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इन एतराज़ात? देखें, पहली बात तो ये कि मैं चाहूँ कि खुर्रम साहब हों या वो कायरा साहब हों या हमारे दोस्त जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो पोलिंग डे के प्रोसेस को और बाकी जो चीज़ें इन्होंने कही हैं ना कि किसको उठा के ले गए, उसको मार दिया, गोली चल गई, ये लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें, इसमें इसको ना इन्वॉल्व करें। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। आप मौजू को बदल ले नहीं, अपने आर्गूमेंट्स लंबे नहीं करें। आपके साथ सिंपल बात है कि मेरा सवाल इनसे है और आपसे भी है और अपने साथियों से भी है, क्या इस मुल्क में जो कानून इस वक्त राइजुल वक्त है, जो तरीक़ाकार इलेक्शन का अभी राइजुल वक्त है, आया वो आपको कबूल है? वो आपके लिए ट्रांसपेरेंट है? अगर है तो फिर हम फजूल बहस कर रहे हैं। लेकिन आपने खुद ही कहा कि इलेक्शन सारे धांधली के साथ हुए हैं, यहां तक कि जो कश्मीर का इलेक्शन हुआ जिनमें की हुकूमत सिटिंग हुकूमत इनकी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सिटिंग हुकूमत थी, उन्होंने इलेक्शन कराया, इलेक्शन हार गए, कहते हैं धांधली हो गई, ऑल्टरनेटिव किसी ने नहीं दिया। ये वो इलेक्शंस की बात कर रहे हैं जिसमें कि 3 दफा इनका वजीर आजम इलेक्ट हुआ, वो ठीक था। ये इलेक्शन नहीं ठीक है क्योंकि ये इसमें इनको हारने का खतरा है। मैं आपको बताता हूं, इमरान खान ने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लाए कि नहीं लाए? आज क्रिकेट में वो तनाज़ात हैं नहीं हैं। हमारा EVM एक न्यूट्रल अंपायर की सूरत में इंट्रोड्यूस होगा। जो एतराज़ है, जैसे आपने मिसाल दी न्यूट्रल अंपायर की, अब आज अगर थर्ड अंपायर जो कि टीवी स्क्रीन पे देके फैसला दे देता है, उसकी अगर नीयत ही ठीक ना हो, बैट्समैन क्रीज में पहुंच गया, वो उसको आउट दे दे, अगर उसकी नीयत ठीक नहीं है तो फिर टेक्नोलॉजी तो उन्हीं ने इस्तेमाल करनी है ना। तो ये एक एतराज़ है कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल तो वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा जो वहां पे मौजूद होगा, तो उसकी नीयत पे डिपेंड करेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पेपर बैलेट है या मशीन के जरिए। तो बात इस पे होनी चाहिए कि देखें, जो चीज़ जो मुझे, चूंकि इसको मैंने शुरू से लेकर आखिर तक, मैं आज के दिन तक इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ, मेरे साथी इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, इनको तो हमने प्रेजेंटेशन भी दी है और उस वक्त इन्होंने बड़ी तारीफ़ें भी की, ट्वीट भी किए। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि बात इसकी नहीं हो रही है कि जी नीयत किसकी की। नीयतों का हाल सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, या फिर आप जानते होंगे, हम तो नहीं जानते हैं। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उसके बाद EVM की डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ग्रेट डिबेट और हमारा पहला सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन डे पे जो धांधली होती है उसको रोका जा सकता है या नहीं? खुर्रम दस्तगीर साहब, मशीन पे क्या एतराज है? मशीन के जरिए धांधली कैसे बढ़ सकती है और क्यों कम नहीं होगी? इसको स्पेसिफिकली जरा जी, सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी इख्तियार है वो गसब करना चाहती है। देखिए, आर्टिकल 218(3) है, ये कहता है कि ये इलेक्शन कमीशन की एक्सक्लूसिव ड्यूटी है, हुकूमत की ड्यूटी नहीं है ये, to organize and conduct the election, to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guided against. अब जब हुकूमत एक मशीन बना के इलेक्शन कमीशन के सर पर ठोसेगी, अभी भी हमने पढ़ा अखबार में कि हुकूमत ने 20 मशीनें खरीद ली हैं जी, और वजीर इत्तलात फरमा रहे हैं कि जनाब ये 20 मशीनें तो हम इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। ये इख्तियार के कौन सी मशीन इस्तेमाल होगी और कब होगी, ये हुकूमत वक्त का नहीं है, अगर ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का है, प्रोक्योर करता है, वो बताएंगे कि अगर हम इस मशीन पे करना चाहते हैं तो फिर आपको एतराज होगा? जी, हमारा एतराज उस आगे एक और एतराज है जो कि इलेक्शन कमीशन ने खुद किया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, कि ये टेम्पर प्रोन है, मैं उनके अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये हैकेबल है। और सबसे बड़ा जो एतराज है उसको नोट फरमाइए कि ईवीएम में अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट हो जाता है तो एविडेंस अवेलेबल नहीं होता। यह बात जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2009 में, जब उन्होंने ईवीएम को गैर आईनी करार दिया था, जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने, अभी 4 दिन पहले जर्मनी में इलेक्शन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं हुई, क्योंकि वहां गैर आईनी, और गैर आईनी इसलिए है, वोटर के वोट डालने में 2 प्रोसेसेस हैं। एक तो यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने किसको वोट डाला है, दूसरा यह है कि जो मैंने जिसको वोट डाला है उसी को काउंट होगा, और जो काउंट इटसेल्फ है। उन्होंने कहा कि ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं
वो आज की जो ईवीएम्स हैं उनके अंदर गैर शफाफ हैं, लिहाजा ये इलेक्शन की रूह के मुनाफी हैं। अब ये सारे इश्यूज जो हैं, जिसको अगर अंग्रेजी में फरमाया जाता है, इट इज कॉल्ड लैक ऑफ ऑडिटेबिलिटी, ऑडिटेबल नहीं है। कायरा साहब, मशीन क्यों आप समझते हैं कि धांधली को नहीं रोक सकती? मशीन पे स्पेसिफिकली बात करें, क्यों ये शक किया जा रहा है कि आरटीएस की तरह उसको हैक करके टेम्पर करके इलेक्शन मशीन के जज्बात नहीं होते, उसके सियासी ख्यालात नहीं होते, उसको चलाने वालों का सब कुछ होता है। सो गुजारिश ये है, मशीन कुछ भी नहीं होती, चलाने वाले सब कुछ चला रहे होते हैं। 2018 का इंतखाब हमारे ख्याल में बड़ा मुतनाज़ा इलेक्शन था, धांधली हुई उसमें। हुकूमत वक्त कहती है वो बड़ा फेयर इलेक्शन था, हम जस्ट इलेक्शन से आए हैं। इनको क्या एतराज़ है? अगर बाकी सारे स्टेक होल्डर्स उस पर मुत्तफिक नहीं हो रहे तो पहले उस पर ज़रा बैठ के बात कर ली जाए। 2017 में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, इन्होंने रिफॉर्म्स किए, और उससे पहले 2010 में हमारी गवर्नमेंट थी, हमने रिफॉर्म्स किए। उन रिफॉर्म्स को इनिशिएट इलेक्शन कमीशन ने किया। अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ईवीएम इस तरह इस्तेमाल नहीं हो सकती, जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है पीटीआई, जो भी गवर्नमेंट हो, कल मेरी गवर्नमेंट हो, किसी और की गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट होगी वो एक या एक से ज़ायद जमातों की, सियासी जमातों की गवर्नमेंट होगी, और वो खुद स्टेक होल्डर होते हैं। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनली ऑटोनोमस बॉडी है। इस पे 150 अरब रुपया खर्च होना है। पाकिस्तान का इतना बड़ा खर्च करने के बाद पता चले कि ये मशीन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपका आरटीएस बड़ा आला लगाया गया था, बड़ा बताया गया था कि इसमें कोई फलाह है ही नहीं, लेकिन वो बैठ गया, बिठा दिया गया। दो एतराज ऑपोजिशन के हैं। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लीड करना चाहिए, हुकूमत को नहीं, वरना कभी एतमाद नहीं होगा इस पर। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि इस मशीन को हैक किया जा सकता है, टेम्पर किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि जो नताइज आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, धांधली नहीं होगी, वो नहीं मिलेंगे हमें। दो बातें। एक, इन्होंने जिक्र किया कि जी हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन पे वो प्रेशर डाल रही है कि वो ये मशीन इस्तेमाल करे। पहली बात तो ये कि मैं ज़रा कायरा साहब को थोड़ा उनकी उम्र रफ्ता में ज़रा ले जाऊंगा, जिसमें कि 2010 में उन्हीं की पार्टी के ज़माने में जब ये रिफॉर्म्स हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ये मेरी या पीटीआई की लिखी हुई नहीं है। उसका मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि थोड़ी सी पर्सपेक्टिव में आ जाए मेरे दोस्त। वो ये कहता है, पॉइंट नंबर 10 है, वो कहता है कि लोकल हाई टेक यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस शुड बी इनकरेज्ड टू कंडक्ट R&D with a view to design domestically produced EVMs meeting ECP's stringent requirements as per international standards in terms of technical and environmental specifications. This is what Ministry of Science and Technology has done, my dear friends. Number one. Number two, आप खुर्रम साहब आप कह रहे थे कि जी इलेक्शन उन्होंने कराना है, हम कौन होते हैं? बिल्कुल दुरुस्त कहा, उसमें मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं। आपने आप ही की हुकूमत में बनाए हुए इलेक्टोरल रिफॉर्म एक्ट 2017 में आप ज़रा एक आर्टिकल है 103 और 94, एक डील करता है आई वोटिंग को, और जो 103 है वो ईवीएम्स को डील करता है। उसमें बड़ा क्लियरली कहा गया है, यानी आज भी ये कानून राइज है। फॉरगेट अबाउट द न्यू लॉ दैट इज कमिंग। जो नया लॉ भी है 103 कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पायलट प्रोजेक्ट्स करने हैं बाय इलेक्शंस में। आप मुझे देखें 2017 से लेकर अब तक, अभी इस पिछले साल में 10 इलेक्शंस हुए हैं, एक हुआ नहीं हुआ, इसलिए कि टेक्नोलॉजी की तरफ जाने नहीं चाहते हैं। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इनके साथ है इसमें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था, एक सेकंड, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि जो लॉ उनको कह रहा है कि आपने पायलट प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो वो नहीं हुए। 2010 के इलेक्शन के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जिक्र फरमाया शिबली साहब ने और मुझे अयाम रफ्ता में ले गए। मैं भी थोड़ा सा इनको याद कराता चलूँ कि 2010 में हमारी हुकूमत थी, हमने रिफॉर्म्स किए, इलेक्शन कमीशन ने उसको लीड किया और उस पर बाकायदा EVM का दुनिया भर में स्टडी हुआ। अहमद बिलाल साहब बैठे हैं और वो मशीनें बनी कई इलेक्शंस के अंदर लोकल बॉडीज़ में, और कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर उनके डेमोज भी हुए, अमलन भी हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फ़ैसला दिया और जिसमें कहा गया कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन तहर्रक करे और उसके लिए तजावीज़ ले। इलेक्शन कमीशन ने उस पर 30 हलकों के इलेक्शन कराए, लोकल बॉडीज़ के भी कराए, आई वोटिंग का भी तजर्बा किया
और एक रिपोर्ट पेश की हुकूमत को कि ये पार्लियामान में ले की जाए। वो दोनों ऐवानों में ले होनी थी। 2.5 साल से गवर्नमेंट ने वो रिपोर्ट ले नहीं की। और उसके अलावा उन्होंने ये काम ज़रूर किया कि पार्लियामान की वक़ार में इजाफा करते हुए एक स्पेनिश कंपनी को इन्होंने अपना ओवरसीज़ या एक फ़ॉरेन कंसल्टेंट मुकर्रर किया कि ये बताएं ये जो आई वोटिंग है और ये जो EVM है, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इसका काम क्या है। वो 200 पेजेस की एक रिपोर्ट उसने दी है और उसने टोटल इनके प्रोसेस को मुस्तरद किया है जो इनका अपना बनाया हुआ था। और वो रिपोर्ट हुकूमत ने अभी तक पार्लियामान में ले नहीं की, उसके ऊपर डिबेट नहीं की। बिल्कुल गलत कह रहे हैं कायरा साहब, वसद एहतराम। ये बैठे हैं सारे दोस्त गलत कह रहे हैं। देखें मैं ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 2010 की। मैं इसको लाया हूं डॉक्यूमेंट। मैं मफरूजों पे बात नहीं करूंगा, मैं तो कह रहा हूं बात कर रहा हूं। हमने काम किया तो इसकी आपने रिकमेंडेशंस देखी हैं, क्या काम किया, क्या काम किया? उस पे मशीनें बनी, तो मशीनें पे हमारे जिम्मे डाल दी जो आपने तो इलेक्शन कमीशन का काम था, वो कर रहा था। नहीं, इलेक्शन कमीशन सोए हुए थे, आप इलेक्शन कमीशन को कहते भी आप काम करो। हम नहीं, दिस इज द वे कि आप बुलडोज कर दो। नहीं बुलडोज कमीशन को कायरा साहब, आपको टेक्नोलॉजी। अच्छा मेरा सवाल है, अरे यंगस्टर जो इस मुल्क का मुस्तकबिल बैठा हुआ है, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ दोनों से। आया इन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो की बात हो रही है, इन्होंने देखी भी है? शिबली फराज मैंने 2010 में देखी थी। वैसे बातें कर रहे हैं, मैं आपके वैसे बातें कर रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, देखे हुए, बगैर समझे हुए। देखिए मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। 2010 में 11 में हमने ये मशीनें बनवाई थी। 11 साल हो गए। मेरी बात सुन लो। 11 साल हो गए। आपने कोई गिद्दड़ सिंह इन्वेंट नहीं कर ली। 11 साल हो गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आगे चल चुकी है। ये जो है ना एक ला यानी बहस, यानी कोई बंदा बात करे की बात तो सिर्फ आप ही करते हैं कायरा साहब। वर्ड्स ऑफ विजडम ओनली ड्रॉप फ्रॉम योर माउथ। ये कोई तरीका बनाई हुई EVM को यकसर मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये यकतरफा है, ये बदनीयती पर मबनी है और इस पर हम एतमाद नहीं कर सकते। आपको EVM पर एतराज है, टेक्नोलॉजी पर एतराज है या इन पर एतराज है? जी पहली तो बात है कि सबसे बड़ा एतराज इन पर है, इनकी नीयत पर है। उसके बाद मैं खुद इंजीनियर हूं, टेक्नोलॉजी में बहुत सीरियस इश्यूज है ऑडिटेबिलिटी के। अगर हम एक इर्तका के साथ, हिंदुस्तान ने 20 साल लिए, हम इर्तका के साथ एक ऐसी मशीन तक पहुंचे जो शफाफियत के, जो क्रेडिबिलिटी के, जो फेयरनेस के उस पर आएगी तो हम एग्री करेंगे। वक्त के साथ हम चलेंगे। लेकिन इशू ये है, मैं फिर दोहराता हूं, एतराज इस हुकूमत का हमारा EVM ठोसने के ऊपर है कि ये हमारे सर पर क्यों ठोसी जा रही है। अपने एक्सपर्ट से एक एक सवाल इस पे करूंगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उसके बाद EVM की डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू ग्रेट डिबेट। खुर्रम दस्तगीर साहब, हमारे पड़ोस में इंडिया सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ तो स्टेट का अमल दखल इलेक्शंस में हो या कोई वो अपना ताकत का इस्तेमाल करे कभी सुनाई में नहीं दिया। फिर भी इलेक्शन डे को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने EVMs का इस्तेमाल किया, फेज वाइज किया। 15-20 साल में वो वहाँ पे पहुँचे। क्यों ज़रूरत पड़ी उनको वो करने की? वहाँ पे तो कोई तीसरी कुव्वत नहीं थी जो मदाखलत कर रही थी इलेक्शन में, क्योंकि वो चाहते थे कि अपना इलेक्शन डे का निज़ाम को फास्ट करें, बेहतर करें। वहाँ पे भी लोग बैलेट बॉक्स लेके भाग जाते थे, स्टफिंग करते थे। रिसर्चेस हैं कि उनको फ़ायदा हुआ है, इलेक्शन डे उनका बेहतर हुआ है। टेक्नोलॉजी के ऊपर शफाफियत के मामले में, पब्लिक स्क्रूटनी के मामले में बहुत सीरियस इश्यूज हैं और इसका हमें इर्तका चाहिए। हमें ठोसनी चाहिए, मशीन ठोसी हुई नहीं चाहिए। इर्तका होगा, हम भी बैठेंगे, तमाम सियासी जमातें बैठेंगी और इस पर फैसला करेंगे। स्पेसिफिकली आपके इंडिया के इशू को देखिए, सवाल यह है कि हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन और उनके बाकी इदारों का भी हमारे साथ मुवाजना काफ़ी मुश्किल है। इंडिया के इलेक्शन जो हैं वो 3-4 फेजेस में होते हैं। वहाँ तो एक दफ़ा इलेक्शन होते हैं, फेज वाइज इलेक्शन होते हैं और उसके बाद कोई 4 दिन पहले, कोई 2 हफ्ते बाद इस तरह इलेक्शन कमीशन और वो कोई रिजल्ट पोलिंग स्टेशन पे अनाउंस नहीं होता, वो सारा कुछ सील करके रख देते हैं। यहाँ के इलेक्शन कमीशन का आलम यह है कि उन्होंने सिर्फ एतराज़ किया कि हुजूर जी आपका काम नहीं है और इसकी शफाफियत नहीं है, इन्होंने उसकी माँ बहने कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कभी आप कहते हैं वो रिश्वत देता है, आप उसको डिमोलिश कर शफाफ इलेक्शन कराएं, जिसको वो बागी वज़रा ने कहा हम आग लगा देंगे। उस पर हम आते हैं अगले सवाल पे, लेकिन आग लगा देंगे जी। एक तो सर अहमद बिलाल साहब से जरा जमहूरी है इनका, तो आप जमहूरी रहे हैं तो थोड़े जमहूरियत की बातें करें आप। जरा अहमद साहब और मुदस्सिर साहब को इंक्लूड करने दें।
अहमद साहब, एक तो आपकी ऑब्जर्वेशन इस हवाले से, और आपको लगता है कि जब 2010 में 2017 के एक्ट में ये था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बर वक्त अपना काम नहीं किया? एक NH4 की सीट पे उन्होंने कुछ पोलिंग स्टेशंस पे करवा लिया इसका एक ट्रायल, उसके बाद कोई काम नहीं किया। तो आपको लगता है कि उनकी तरफ से भी कोताही हुई है? और बिलाल साहब, ये बहुत अहम सवाल ये भी बताएं कि बैरून मुल्क जो तजर्बे हुए, उनकी रोशनी में क्यों आप पाकिस्तान के लिए क्या रास्ता समझते हैं? देखिए, अक्टूबर 2017 में इलेक्शंस एक्ट पास हुआ। उसके अंदर ये 2 सेक्शंस थे जिनके तहत इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आपने तजुर्बा करना है पायलट प्रोजेक्ट के ज़रिए EVM का, और ये तजुर्बा करके हमें रिपोर्ट जमा करानी है। बस इलेक्शन कमीशन को इतना कहा गया कि आपने तजुर्बा करना है पायलट प्रोजेक्ट का और उसकी रिपोर्ट बना के हमें देनी है, ताकि फिर उसकी रोशनी में फ़ैसला किया जाए कि क्या EVM इस्तेमाल हो या ना हो। और यही बात इंटरनेट वोटिंग के बारे में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कही गई। इलेक्शन कमीशन ने यानी अक्टूबर 2017 में इलेक्शन पास हुआ, दिसंबर 2017 में उन्होंने ये तजुर्बे करा के 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में रिपोर्ट जमा करा दी हुकूमत को। हुकूमत इस वक्त PTI की नहीं थी, जो भी हुकूमत थी उसके हवाले कर दी। 2017 की रिपोर्ट फिर उसके 15 दिन के बाद कानून के मुताबिक असम्बली के सामने ले कर दी गई। आज ये वाकई है, कायरा साहब ठीक कह रहे हैं, 3 साल होने को आ रहे हैं। उस रिपोर्ट के ऊपर बहस होनी थी। आप इलेक्शन कमीशन को इल्ज़ाम दे रहे हैं। मैं पार्लियामेंटेरियंस की बहुत इज्जत और तकरीम करता हूँ, लेकिन हुकूमत को चाहिए था कि उसके ऊपर बहस होती। अगर उसकी बहस हो जाती तो उसके नतीजे में फिर फैसला होता कि EVM आना चाहिए या नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। इंडिया ने जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करना शुरू किया तो सबसे पहले एक रियासती असम्बली, जिसे हम सूबाई असम्बली कहते हैं, उसके एक हलके में इस्तेमाल किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मुख्तलिफ हलकों में इस्तेमाल करते करते, तजुर्बे से सीखते हुए, एतराज़ात का जवाब देते हुए, अदालतों के चैलेंज का भी जवाब देते हुए 22 साल लगे उन्हें पूरे मुल्क के अंदर लोकसभा के इलेक्शन कराने के लिए। हम ये 22 महीने में कराना चाहते हैं। देखिए, हम 22 साल तो नहीं लेंगे हम, लेकिन ये 22 महीनों के अंदर भी ये मुमकिन नहीं है। मुदस्सिर साहब, काफ़ी बात इस पर हुई, ज़रा ये बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है कि जो मशीन्स हो उनको आप हैक कर सकते हैं या टेम्पर कर सकते हैं? क्योंकि ये बुनियादी सवाल है कि क्या ये मशीन मददगार साबित होगी धांधली कम करने में, या ज़्यादा धांधली होगी इस मशीन की वजह से? यकीनन टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस हैं, प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं, ऑडिट के इश्यूज़ हैं, और वो लॉ में इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। अगर लीगल डिटेलिंग नहीं होगी, सेक्शन 85 से लेके सेक्शन 90 वोटिंग प्रोसेस और काउंटिंग प्रोसेस की अच्छी खासी मरम्मत करने की ज़रूरत है। मशीन लाने से अभी तक यही बात हमें वाज़ेह नहीं हो पाई है कि अभी हमारा लॉ कहता है कि पोलिंग स्टेशन पे काउंटिंग होगी, फॉर्म 45 तैयार होगा। जो मशीन बनाई जा रही है वो बूथ पे निकाली जाएगी और वो फौरी तौर पे रिजल्ट दे रही है। इसका मतलब है पोलिंग स्टेशन में 2 स्टेप अब कंसोलिडेशन होगी। एक मशीन का काउंट आएगा, उसके बाद फॉर्म 45 बनेगा, यानी एक ऑटोमेटिक काउंट है, और 4 बूथों की कंसोलिडेशन फॉर्म 45 पे होगी। अगर लॉ जो है अगर उसको फॉलो करें तो इसका मतलब है जो भी प्रोसेस काउंटिंग का है वो लॉ में तो आना चाहिए ना, उस पर पहले गुफ्तगू होनी चाहिए। मशीन आने से पहले ये तमाम चैलेंज बैलेट किस तरह होगा, क्या बैलेट पेपर भी छापे जाएंगे या मशीन में ही सेग्रीगेट किया जा रहा है? क्योंकि चैलेंज बैलेट बॉक्स में नहीं डाला जाता, अलग लिफाफे में रखा जाता है। अगर पोलिंग एजेंट ने चैलेंज कर दिया तो वो क्या फॉर्म पे चैलेंज होगा या बैलेट पेपर छपेंगे? अगर बैलेट पेपर छपेंगे उनका मिसयूज़ कैसे हो? ये सारी हम ये बात कर रहे हैं कि लॉ जो है वो तफसील चाहता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बाद वोटिंग और काउंटिंग प्रोसेस में किस तरह से तब्दीली आएगी। एज ऑफ नाउ जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं 2023 के लिए EVM हल नहीं कर सकता पोलिंग डे के जो इश्यूज हैं उसको, या सोनो में अगर जवाब दे सके। देखिए, मैं अगर क्विकली स्पेसिफिक हो जाऊं इस मामले में और बताऊं, देखिए इलेक्शन डे में क्या होता है। इलेक्शन डे में आप जाते हैं, आप कहते हैं वोटर आइडेंटिफाई करें जी, पहले वो EVM नहीं करेगा, इस वक्त तक कम अज़ कम उसमें कोई सहूलत नहीं है। फिर हम कहते हैं कि जी ये वोट कास्ट किया जाएगा, तो वोट कास्ट तो बिल्कुल उसके ज़रिए से होगा और वो होना चाहिए बड़ा आसानी से हो, सीक्रेटली हो और एक्यूरेटली हो। इसमें सबसे बड़ी सहूलत ये है कि इसके अंदर इनवैलिड वोट्स तकरीबन 0 हो जाएंगे। अब 3% के करीब को 16 लाख के करीब वोट थे, वो हो जाएंगे। तीसरी चीज़ ये है इसके अंदर ये होगी कि काउंटिंग होगी वोट की, वो बहुत आसान हो जाएगा EVM के ज़रिए।
तो इलेक्शन डे में ईवीएम का काम सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर है, काउंटिंग और उसके बाद बैलेटिंग और काउंटिंग, ये दो काम। ठीक है जी जी। पहली बात तो ये है कि हुकूमत का ये कतन कोई इरादा नहीं है कि जो मशीन हम दिखा रहे हैं उसी को ही आपने इस्तेमाल करना है। वो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था कि हमने बताना था कि ये चीज़ें हो सकती हैं और ये इस तरह से हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टेंडर करना है, वही सेलेक्ट करेंगे, वही अपनी रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन करेंगे, वही उनकी प्रोक्योरमेंट करेंगे, वही उसकी लॉजिस्टिक्स मैनेज करेंगे और सारा कुछ करेंगे। हमने इलेक्शन कमीशन की हेल्प की है कि वो इस रास्ते पे चले और वो फौरन इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे कि वो टेंडर मंगवाए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज करे और वो आगे जाए। तो हम इस पे नहीं है कि यही मशीन होगी। चले, सवाल नंबर 1 को हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे, तो एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ग्रेट डिबेट में हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तमाम इलेक्शंस पर इल्ज़ामात लगते हैं, मुतनाज़ा हो जाते हैं, तो क्या वो तरीका है कि इलेक्शंस को आप शफाफ बनाएं और आज़ादाना बनाएं। इस हवाले से हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कैसे आज़ाद, खुद मुख्तार और गैर मुतनाज़ा बनाया जा सकता है। सोल साहब, इस हवाले से बड़ा काम हुआ, पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में डिस्कस हुआ, 18वीं तरमीम में फिर बाकायदा एक तरीक़ेकार तय कर दिया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कंसल्टेशन के साथ उनको तैनात करेंगे, मुकर्रर करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए उन पे इल्ज़ामात लगते रहे, वो मुतनाज़ा होते रहे और ईसीपी बतौर इदारा भी मुतनाज़ा होता रहा। क्या वजह है इसकी? इलेक्शन कमीशन जो है, अगरचे बहुत हद तक इसमें कंसेंसस हुआ, सियासी जमातों ने इत्तफाक़ राय किया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का इंतखाब होना है और उसी तरीके से हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब इलेक्शन कमीशन का इंतखाब हो जाता है और जब वो अपना कंडक्ट शुरू करते हैं तो फिर उस पर तनाज़ात हो जाते हैं। पिछले जितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, हर एक पे तनाज़ा रहा कि वो किसकी तरफ टिल्ट रखते हैं, वो किसकी तरफ झुकाव रखते थे, वो किसकी तरफ जो है वो किसके ख़िलाफ़ थे। तो अब भी रिसेंटली भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी इस तनाज़े से बच नहीं सके, अगरचे इनका नाम सिकंदर सुल्तान साहब का नाम खुद पीटीआई ने दिया, नून ने भी एग्री किया, कंसेंसस से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। लेकिन अब पीटीआई को ज़ाहिर है इन पर एतराज़ है कि ये इन्होंने जो फ़ैसले किए हैं वो ठीक नहीं किए और जो अब वो फ़ैसले कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमती साइड से ये पूछना चाहिए कि क्या ऐसी तब्दीलियाँ आई जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आपको एतराज़ हो गया। डॉक्टर बाबर अवान साहब से शुरू कर लेते हैं जी। इलेक्शन कमीशन एंकर नहीं होता, वो रिपोर्टरों से बात नहीं करता। इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर होता है। आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएगा, इन अकॉर्डेंस विद लॉ कराएगा। लॉ बनाना हमारी ड्यूटी है, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनकी ड्यूटी है, वो उनकी ड्यूटी नहीं है, वो ट्रांसग्रेस नहीं कर सकते। दूसरा फिक्रा सर इलेक्शन कमीशन पे कि मेरे मिजाज का इसमें कोई कसूर नहीं, तेरे सलूक ने लहजा बदल दिया मेरा। तलत साहब की किसने लगाई थी पोस्ट? क्या उन्होंने सजा दिया उस आदमी को जो पॉलिटिक्स कर रहा था इलेक्शन कमीशन के अंदर? अगर नहीं दी तो इंट्रोस्पेक्शन की, अंदर झांकने की जरूरत है। तीसरा फिक्रा, इलेक्शन कमीशन, हमने आज जितना इलेक्शन कमीशन को ये जो तरमीमी एक्ट बन गया है इसके अंदर जितने हमने इख्तियारात और फिजिकल ऑटोनॉमी दिया, इतने इख्तियारात उनके पास पहले नहीं आए। लेकिन ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता इदारों को कि वो पहले 7 दिन पहले 37 पॉइंट रिपोर्टर्स को लीक करें। जी चले जी, ऑपोजिशन की तरफ आ जाए जी। गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन वो ऑटोनोमस बॉडी है जिसकी ऑटोनॉमी को इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने इंश्योर किया है, उसने उनकी जिम्मेदारी लगाई है और इलेक्शन कमीशन को आप डिक्टेट नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है जिसने स्टेक होल्डर्स को सबको बुलाना है। गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। एक पार्टी है या 4 पार्टियों का अलायंस है, उन जमातों ने इकट्ठे होकर अपनी राय देनी है। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं हो सकता कि जिसने कल इलेक्शन कराना है वो अपनी मर्जी का कोई ला बनाए और सिर्फ अददी बरतरी की बुनियाद पे
वो ये कहे कि मैं ये लॉ पास कर लेता हूँ और इलेक्शन कमीशन इस पर काम करे। खुर्रम साहब, आपको लगता है कि मज़ीद जो कवानीन है वो बनाने की ज़रूरत है ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियारात मिले, वो ज़्यादा एम्पावर्ड हो, जैसे हम इंडिया की मिसाल देते हैं, या आपके ख्याल में तमाम तर कवानीन लेजिस्लेशन मौजूद है लेकिन ECP वो पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वहाँ पे कमी है? दो कमियां हैं जी, एक कानूनी है, एक गैर कानूनी है। जो कानूनी कमी है वो ये है जिस पे हमें रिफॉर्म करना है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डे पर पोलिंग स्टेशंस की जिम्मेदारी किसी एजेंसी को नहीं दे सकता। ये आज के कानून में उनको इजाज़त है, जो कि 2018 के इंतखाब में भी उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया, अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन से भी नोटिफिकेशन इशू किया। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को उनके तमाम अहलकारों को जुडिशल पावर्स दी, इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन के जरिए। हमें उनका ये हाथ रोकना है, एक तो कानून, दूसरी उनके ऊपर एक गैर कानूनी हमला हुआ है। इलेक्शन कमीशन तब खुद मुख्तार होगा जब वफाकी वुज़रा उसको आग लगाने की धमकी नहीं देंगे जिस तरह दी गई है। तो लिहाजा जो कानूनी अगर हमें रिफॉर्म जो करना है उस पर हम जरूर हुकूमत से बात करेंगे, लेकिन इस हुकूमत को भी, जो कि सिर्फ एक पार्टी है पाकिस्तान के इंतखाबात में, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि वो आईनी इदारों पर हमलावर नहीं हो सकते। शिबली साहब, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, इस बात पे बात नहीं हो रही कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी मुअज़्ज़ज़ दोस्त बैठे हुए हैं, कि ये मुतमईन है जो कि पुराना मैनुअल सिस्टम है। कम अज़ कम मैं या इधर जो बैठे हुए मेरे ख्याल लोग हैं वो तो नहीं है। आया ऑप्शन क्या दे रहे हैं, ये एक टेक्नोलॉजी का हम दे रहे हैं, पुराना सिस्टम अपनी जगह पर है। ये कोई सलूशन बताएं कि इसमें से तीसरी सलूशन क्या हो सकती है? अहमद बिलाल महबूब साहब से चाहूँगा कि वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बताएं कि किस तरह गैर मुतनाज़ा बनाया जा सकता है इसको। मैं समझता हूँ कि हमारा इलेक्शन कमीशन अब कम अज़ कम दस्तूरी लिहाज से, कानूनी लिहाज से इस कदर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और ताकतवर है कि अब वो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी, इंडिया के मुकाबले में जब हम देखते हैं मैं तो कहता हूँ इंडिया के मुकाबले में भी ज़्यादा ताकतवर है। मैं क्यों कहता हूँ? इसलिए कहता हूँ कि इंडिया पिछले कई सालों से इस कोशिश में है कि उसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या उसके मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, वो एक बाई पार्टिजान प्रोसेस के ज़रिए से मुंतखब हों, वो अपॉइंट हों, यानी वो अपोजिशन और कायदे अवाम दोनों के आपस में मशवरे के बाद अपॉइंट हों। इंडिया में उसके ऊपर वो तरमीम नहीं आ सकी, पाकिस्तान ये कर चुका है। तो एक लिहाज से आपके ख्याल में पाकिस्तान आगे है इस हवाले से इंडिया से? बिल्कुल, उससे किसी लिहाज से कम नहीं है। अब असल में मसला क्या है? मसला ये है कि अब उसको, जिस तरह शहजाद कह रहे थे ना, कि अब उसको एनफोर्स करने का मसला है। उन्होंने कभी अपने पावर्स को इस्तेमाल नहीं किया, वो किताबों में लिखी हुई हैं, इस्तेमाल नहीं किया। और ये पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि इस वक्त डिफाइनिंग मोमेंट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बेइज्जती हो चुकी है, उसके ऊपर एतराज़ात हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को अगर गैर मुतनाज़े और उसको इज़्ज़त देनी है। मुदस्सर रिजवी साहब से पूछ लें कि अगर हुकूमत ये ऐसे लगता है कि शायद इस इलेक्शन कमीशन के साथ अगले इलेक्शन में ना जाए, तो क्या तरीका है, क्या गारंटी है कि ये इलेक्शन कमीशन चलेगा, या अपोजिशन क्या कर सकती है कि ये इलेक्शन कमीशन कायम रहे? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो वाहिद तरीका है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है, और वो मेरे ख्याल में कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, ना शायद लेना चाहिए। अब पावर्स की जहाँ तक बात है, 2017 के इलेक्शन एक्ट ने खासा जो इशूज़ थे इलेक्शन कमीशन के, अपने अनडिफाइंड पावर्स को उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है और उनको पावर्स और इख्तियार दिए भी हैं। यहाँ तक कि उनका ऑर्डर तस्वुर किया जाएगा जैसे कि हाई कोर्ट ने दिया है, कंटेम्प्ट के पावर्स उनके आ गए हैं। लेकिन मसला यहाँ पे इलेक्शन ऑफिशल्स का है जो कॉन्स्टिट्यूंसी में अपॉइंट होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के अफसरान नहीं होते, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, वो लोअर जुडिशरी से आते हैं। ऑल्दो वो हमें समझ नहीं आता क्यों आते हैं, क्योंकि बड़ा वाज़े तौर पे सेपरेशन ऑफ एग्जेक्टिव और जुडिशरी है, और इलेक्शन कमीशन 220 के तहत सिर्फ एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ से मदद मांग सकता है। मसला उनके कंट्रोल का, उनकी डिस्क्रेशंस का। मिसाल के तौर पे लॉ ने उनको कह दिया, लॉ जो 2017 का है उसमें कैंडिडेट रिकाउंट मांग सकता है कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले, लेकिन ये रिटर्निंग ऑफिसर का डिस्क्रेशन है, वो कितने पोलिंग स्टेशन पे करेगा। नहीं, वो बात की है, सिंपल बात ये है कि इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी नहीं है, उसने कभी अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं किया।
इलेक्शन कमीशन को अपने आप को असर्ट करना है तो उसको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, उसने वो सारी वीकनेसेस जो कि इतने सालों के इलेक्शन से जो सीखी है उनको करेक्ट करना होगा। कैपेसिटी इज़ द वर्ड दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑन दैट दे हैव टू वर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है सर, इसी को आगे लेके अगर मैं चलूँ, सेनेट के इंतखाबात में हर दफ़ा धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। RTS के इल्ज़ाम लगे 2018 में, आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो जाते हैं। तो ये सब इसी इलेक्शन कमीशन की वॉच के अंडर हो रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल कॉम्पिटेंस वाला इसलिए है, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब आए, कंसल्टेशन से आए, कंसेंसस से आए, इंटेग्रिटी वाले शख्स हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे सवाल उठे 2013 के इंतखाबात में। सरदार मोहम्मद रजा आए, कंसल्टेशन से आए, कंसेंसस से आए, उनके ऊपर भी सवाल उठाए, दोनों ने उठाए। पहले PTI ने उठाए, बाद में नून लीग ने उठाए 2018 में। अब सिकंदर सुल्तान साहब आते हैं तो उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद धरना होता है जब वो फॉरेन फंडिंग केस नहीं खोलते, और फिर बाद में जब हुकूमत को एतराज होता है तो वो भी उन पर एतराज उठाते हैं। तो इंटेग्रिटी का इलेक्शन वाहिद इलेक्शन है जिसका जुडिशियल टेस्ट हुआ। देखिए, पाकिस्तान में किसी इलेक्शन का जुडिशियल टेस्ट नहीं हुआ, 2013 के इलेक्शन का जुडिशियल टेस्ट हुआ। उसकी अदलिया से रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि कोई सिस्टमैटिक रिगिंग नहीं हुई, सिर्फ लोकल सतह पर बेज़ाब्तियां हुई हैं, पर सिस्टमैटिक रिगिंग नहीं हुई। तो वो टेस्ट तो हुआ ना, लेकिन जो इशू है, इलेक्शन कमीशन ने क्या काम करने हैं खुद मुख्तारी के लिए। जिस एक्ट में लिखा हुआ है, जिसका हवाला दिया कि जी 103 में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को टेस्ट करें, उसका सेक्शन 10 भी है। वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत के वही इख्तियारात हासिल हैं जो पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स को हैं। इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करे उसको ताकि उसकी तौहीन ना हो। 3 इश्यूज हैं जिनको अलहदा रख के देखना होगा। क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक काम के लिए बना हुआ है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगा? आंसर इज नो। क्या इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीजेस के लिए बना है? आंसर इज नो। बेसिक फंक्शन मैंने 218(3) आर्टिकल बताया आईने पाकिस्तान का, वो लिखा हुआ है, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ 1। दूसरा ये है कि लोगों में जब ये तासुर जाता है तो वो किसी बात की वजह से जाता है कि कौन किसके साथ खड़ा है। आपको याद है कि जिस तरह से अभी 2 दोस्तों ने जोर लगाया कि जी तौहीन अदालत के इख्तियारात होने चाहिए, 2017 में आपने उनको दे दिए, और कंसेंसस से ही अगर आने वाले ठीक रहते हैं तो फिर चेयरमैन नैब को किसने लगाया था? कंसेंसस थे, वो तो आपने लगाया था। असल इशू और है, असल इशू ये है कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं ख़ास तौर पे जिनका एतमाद लोगों में होना चाहिए, उनको एतमाद होता हुआ नज़र आना चाहिए। राइट। एक ब्रेक के बाद हम तीसरे सवाल पर आएंगे, और मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि 2018 के इलेक्शंस पर भी इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई कि इलेक्शन से पहले जो धांधली होती है उसको कैसे रोका जाए, उस पर कैसे काबू पाया जाए। तो एक ब्रेक के बाद इस सवाल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू ग्रेट डिबेट। हमारा तीसरा सवाल यह है कि जो इलेक्शन से पहले धांधली होती है यानी कि प्री पोल रिगिंग, उसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में ऑपोजिशन का ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था सुहेल साहब कि पोलिंग डे पे तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन असल मामला जो था वो पोलिंग से पहले हुआ था, प्री पोल रिगिंग। तो ये मेन इशू है जिसको हल करने की ज़रूरत है। जी, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और तकरीबन सारी सियासी जमातों को ये शिकायत है। जो इलेक्शन वो हारते हैं वो कहते हैं कि हमें तो प्री पोल रिगिंग से ही हरा दिया गया, हमारे ख़िलाफ़ इत्तेहाद कराए गए, हमारे ख़िलाफ़ इस तरह से कैंपेन चलाई गई। तो मेरा ख्याल है कि प्री पोल ज़्यादा नहीं सोचा गया कि प्री पोल रिगिंग जो है इसको कैसे रोका जा सकता है। तो इस पर भी अब गौर करना चाहिए ताकि आइंदा ये वाला मामला जो है इसका भी कोई हल निकल सके। तो शिबली साहब से शुरू करते हैं। शिबली साहब, 2018 के इंतखाबात से पहले महकमा ज़राअत का नाम आया कि हमारे लोगों को जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती दूसरी पार्टियों में शामिल किया जाता है, और कहते हैं हवा चल पड़ती है और पता चल जाता है कि किस तरफ ये माहौल जा रहा है, कौन सी पार्टी फेवरेट है। इसको कैसे रोका जाए, इन एतराज़ात को कैसे ख़त्म किया जाए? पहली बात तो ये है कि आप वो काम जो आपके हाथ में आप वो करना नहीं चाहते, यानी कि जो इलेक्शन डे का जो प्रोसेस है उसको आप सॉल्व नहीं करना चाहते, आप वही देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आप प्री पोल रिगिंग की बातें करते हैं। भाई कम से कम जो हमारे हाथ में है, जिसको हमारे से कॉरेस्पॉन्ड करता है, उसको तो हम ठीक करें। ये तो नहीं हो सकता कि अब जो मेरा काम है मैं वो ना करूं और दूसरा ने करना है। तो एक प्री पोल रिगिंग तो एक
एक कॉन्सेप्ट है, एक इल्यूजन या एक रियलिटी हो सकती है, बट इट्स नॉट टेंजिबल, इट्स नॉट विजिबल। ठीक है, और ये पार्टी जो है ना, स्पेशली जो खुर्रम दस्तगीर साहब की पार्टी है, ये सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही है इसी प्रोसेस की, जिसकी कि ये बात पहले हर उसमें इब्तिदा करते हैं, ये उसी की बेनिफिशियरी रहे हैं। सब जवाब अभी भी वैसे क्विकली आपने सवाल गलत जगह किया है, वो इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते। मैं शायद उनके साथी बाबर रवान साहब दे दे, लेकिन पहले यहाँ से आते हैं, फिर ऑपोजिशन से होकर आते हैं। जी दस्तगीर साहब, 3 तरीके इस्तेमाल हुए हैं प्री पोल रिगिंग के, और मुझे दुख से कहना कि उनमें 2 में मीडिया इस्तेमाल हुआ, पहले पाकिस्तान की अदालतें इस्तेमाल हुई, और कौन इस काबिल है जो मीडिया और अदालतों के ऊपर असर डाल सके, वो पाकिस्तान की मुक्तदरा है। तो आपकी प्री पोल रिगिंग का सारा सवाल जो है वो उस मुक्तदरा की तरफ जाता है कि जनाब ये कैसे हो गया कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने एक मुंतखब वजीर आजम को एक ऐसी तनख्वाह पर जो उन्होंने ली भी नहीं, उसको असासा जबरदस्ती डिक्लेयर करके उनको ताहयात नाअहल कर दिया। ये प्री पोल रिगिंग है। इसके जरिए सिग्नल भेजा गया कि जनाब ये जो जमात पाकिस्तान की अवाम ने 2013 में मुंतखब की थी, ये अब दोबारा नहीं आएगी क्योंकि हमने इसके लीडर को बाहर निकाल दिया। तीसरा जो तरीका मीडिया और अदलिया के अलावा इस्तेमाल होता है वो है इलेक्टेबल्स को शिफ्ट करने का, और ये इस्तेमाल हुआ जनवरी 2018 में बलोचिस्तान की हुकूमत तब्दील करने के लिए, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में लगे बंदे कुछ इलाके हैं जिनके लोगों को शिफ्ट किया जाता है और एक सिग्नल भेजा जाता है, फिर इलेक्शन के दौरान उनकी मदद की जाती है। तो ये जो किंग्स पार्टियां बनाने का रवाज है, जब तक ये रहेगा तब तक पाकिस्तान में प्री पोल रिगिंग को रोकना नामुमकिन है। अगर आपकी बात का जवाब डॉक्टर बाबर रवान साहब से ले लें कि हुकूमत इस तरह के सवाल से क्या सोचती है। लाइए सर, पहला सवाल, आप प्री पोल हल्का बंदी में धांधली होती है, मुख्तलिफ बरादरियों को अकामोडेट किया जाता है, मुख्तलिफ इलाकों को काटा जाता है, नापसंदीदा इलाकों को। मैंने सैकड़ों नहीं, इससे भी ज़्यादा केस लड़े हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, मुख्तलिफ सारे प्राइम मिनिस्टर समेत हर ओहदेदार के केसेस लड़े हुए हैं मेरी लॉ फर्म ने और मैंने। एक बात। दूसरा होता है जो पिछले इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में पंजाब में हुआ, ये लिखा हुआ है बाकायदा रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई थी, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने फिगर इस तरह से निकाले कि यहाँ पे अगर वोट फलां उम्मीदवार के 10 में ज़्यादा कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एक पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने 500 वोट ज़्यादा किया और 25-25 हज़ार वो वोट जो नहीं पड़ा था पंजाब में, इसीलिए कुछ पार्टियाँ उनको इतना नुकसान हुआ, एलिमिनेट हो गई जो ट्रायंगुलर फाइट में आई थी। 2। तीसरा होता है जो प्री पोल धांधली, वो उस वक्त होती है जब वहाँ पे लोग लगाए जाते हैं। पोलिंग से पहले धांधली बड़ी टेक्निकल होती है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है और उसको रोकने के लिए कानून के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। डिबेट से भी नहीं रुकती, जुलूस से भी नहीं रुकती, मजमून से भी नहीं रुकती, कानून से रुकेगी। प्री पोल रिगिंग और पहले से डिज़ाइन करदा हुकूमतें हमारे मुल्क और हमारे जैसे मुल्कों के अंदर बहुत सारी जगहों पे ये तजर्बे होते रहे और हो रहे हैं, और अभी भी हमने माजी से सीखा नहीं है। पहली बात तो ये है कि इस तजर्बे से दुनिया में कहीं बेहतरी नहीं है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे आपने डेमोक्रेसी को और बेहतर करके चलाने की कोशिश की हो तो डेमोक्रेसी आ जाती है, चल जाती है। इसको और किसी ज़रिए से नहीं चलाया जा सकता, ये बात तयशुदा है। पाकिस्तान के अंदर अदालतों में फ़ैसले हुए, पाकिस्तान के साबिक अफवाज के सरबराहान ने अदालतों के अंदर जाके कहा कि हाँ हमने ये काम किया है। वहाँ पे मुंतखब हुकूमतों को इक़्तिदार ट्रांसफ़र नहीं किए गए और साजिशें की गई, सिर्फ एक ज़ियाउल हक नहीं, किस किस ने नहीं किया, किस किस का जिक्र करें कि डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक नाम से बेहतर किया जा सकता है, डेमोक्रेटाइज करके, उसको मिलिटराइज करके ठीक नहीं किया जा सकता और उसको जुडिशलाइज करके भी ठीक नहीं किया जा सकता। ये भी हमारी अदलिया के जज साहबान को भी, उनको भी ये घुमंड रहा है, आज भी है कि वो समझते हैं कि जनाब हम सब कुछ हैं और हम जो फैसला करेंगे वो भी अबव द लॉ नहीं है, कोई भी अबव द लॉ नहीं है, इस आइन के तहत आना पड़ेगा, वरना कोई रास्ता नहीं। तो बिलाल साहब, इनकी डिस्कशन से ये बात सामने आई है कि नून लीग समझती है कि 2018 के इलेक्शन उनको हरवाए गए और प्री पोल में मीडिया, जुडिशरी और इलेक्टेबल्स को दूसरी पार्टीज़ में भेजना, इनकी पार्टी से निकाल के, ये अवामिल शामिल थे। बाबर रवान साहब कह रहे हैं कि 2013 के इंतखाबात की मिसाल देके हल्का बंदियाँ इस तरह की गई कि फ़ायदा पहुँचाया जाए बरादरीज़ को।
इलेक्टोरल रोल जो बनाए गए उसमें रद्दोबदल किया गया ताकि आपको एक पार्टी अपने आप को फेवर दे सके, और फिर ये जो स्कूल टीचर्स को लगाया जाता है, पटवारियों को जो लगाया जाता है, वहाँ से वो धांधली होती है। तो दोनों के इल्ज़ामात एक दूसरे मैं हकीकतन इन दोनों से मुत्तफिक हूँ, दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये हमारे यहाँ जो धांधली होती है ना हमारे कॉन्टेक्स्ट में, वो होती ही प्री पोल है। अभी हम जो इलेक्शन डे वाली धांधली है ना, तो 1977 के तजुर्बे के बाद हमने ये सीख लिया है कि इलेक्शन डे की जो रिगिंग है वो बहुत डेंजरस है, वो बहुत रिस्की है, वो अब हम नहीं करते। अब हमने एक उसका सोफिस्टिकेटेड तरीका निकाला है, वो प्री पोल का है, और उसमें बहुत से फरीक शामिल होते हैं। सियासी जमातें जो बरसरकदार रही होती हैं उन्होंने भी ये काम किए होते हैं, और कुछ दूसरे फरीक भी होते हैं। तो शिबली फराज साहब बार बार ये पूछ रहे थे, और मैं उस वक्त खामोश था क्योंकि मुझे मालूम था ये सवाल आना है कि भाई आप बताएं फिर कैसे आप इलेक्शन के निज़ाम से मुतमईन हैं। अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो फिर बताएं फिर आप EVM को क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करते। मैं भी गैर मुतमईन हूँ, इंतहाई गैर मुतमईन हूँ इलेक्शन के निज़ाम से। लेकिन ये तो कोई बात ना हुई कि आप मर्ज़ आपको आँखों का लाहक हो, आप देख ना सकते हों, और डॉक्टर आपके टांगें काटने पे तैयार हो और आप कहें कमाल है हम आपका इलाज कर रहे हैं, आप इलाज के लिए तैयार नहीं हो रहे। जो मर्ज़ है वो प्री पोल है, असल मर्ज़ वो नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हल होने वाला मर्ज़ नहीं है जी। दूसरे भी मर्ज़ हैं, कैसे हल होगा सर, वो कैसे हल बहुत होगा? छोटे हैं। और देखिए बड़ी बात होती है मैं एक से कमेंट करता हूँ शॉर्ट सा। जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम चले जाने से ना पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान का मुकद्दर है, अमन भी पाकिस्तान का, क्रिकेट भी मुकद्दर है। इसी तरह से इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, पार्लियामेंट का फैसला है, ये पाकिस्तान का मुकद्दर है और 2023 में होगा। मुझे ये बताएं, दोस्त जो ये बोल रहे हैं, दो दोस्तों ने ये बात की कि जी देखिए हो ही नहीं सकता। आपने कितनी मशीनें देखी हैं? 7 से ज़्यादा मशीनें आई। जो मेरे पास जो मशीन आई मैंने उसको कहा कि आप इलेक्शन कमीशन, आखिरी जो आई उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन टाइम नहीं दे रहा। मैंने अपने सेक्रेटरी साहब को साथ भेजा, मैंने कहा टाइम लेके दें। एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम पाकिस्तान में एक दफ़ा सारे मिलके ये कोशिश करें कि इलेक्शन पे कोई धांधली का इल्ज़ाम ना आए। उसके लिए हुकूमत का मौक़िफ़ वो है जो हमने बिल पेश कर दिए हैं 2, उसके ऊपर अपोजिशन जो तजवीज़ देना चाहती है अभी कोई तजवीज़ दे, मेरे पास पेन है, मैं लिखता हूँ। कल आना चाहें दफ्तर तशरीफ़ ले आएँ, परसों आना चाहें पार्लियामेंट तशरीफ़ ले आएँ। गुजारिश ये है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आम कवानीन में कसरत राय से कानून बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं। कानून बनाना पार्लिमान का काम है, वहाँ प्राइवेट मेंबर भी बिल दे सकता है और वो भी कसरत राय से पास हो सकता है। ये लेजिस्लेशन वो नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक कौम परस्ती की लहर चल रही है। आप अपनी रीजनल सिचुएशन को देखिए, और अगर आपने छोटी जमातों की और छोटे सूबों की बात नहीं सुनी और इसी घुमंड में कि हमारे पास अक्सरियत है, हम ये कर सकते हैं, करके दिखाएंगे और ये मुकद्दर बन गया है, तो फिर इसी सोच के तहत हम इससे पहले एक बड़े तजर्बे। शहजाद साहब, मैं एक ऑफर करना चाहता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से। आपको मैं ऑफ़र करता हूँ अपोजिशन को कि आप तारीख़ बता दें किस दिन आप अपनी तजावीज़ हमें देंगे। उन पे हम आपके साथ बात भी करेंगे, उनके साथ हम उनको जो तजावीज़ आपकी मानने के काबिल हुई उनको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, और जो इलेक्शन एक्ट के हवाले से हमें वोट आउट करना पड़ा हम असेंबली में डॉक्टर साहब बात कर लें। मैं इस पर गुजारिश करता हूँ, जिसका काम है उसको करने दें। इलेक्शन कमीशन को कहें कि वो सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाए। यू आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, योर लॉ, योर डिक्टेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। इलेक्शन कमीशन बुलाए। मैं बताता हूँ क्यों बुलाए। इसलिए कि गवर्नमेंट बाकी जमातों को कंसल्ट नहीं कर रही, सिर्फ पार्लियामान के अंदर बैठी जमातें। सुन लीजिए भाई, वहाँ बहुत सारी जमातें वो जो सूबों के अंदर है, कौमी असम्बली में नहीं है। सो आप उनको भी लेके चलेंगे। ये काम बुनियादी तौर पे आम लेजिस्लेशन का नहीं है। फाफिन मुदस्सिर साहब बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता है, आप अपने ऑब्जर्वर्स को भेजते हैं पोलिंग डे पर भी, तो क्या आपके रिजल्ट्स हैं अभी तक, नताइज क्या है कि असल मसला पोलिंग डे का है या जो धांधली होती है वो प्री पोल हो ही जाती है और पता होता है कि क्या है, मेजर धांधली वहाँ पर होती है?
अल्टीमेटली तो नतीजा जो बनता है उसके नतीजे में ही गवर्नमेंट बनती है, लेकिन कुछ चीज़ें मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे 2013 के इलेक्शन की अमान साहब ने बात की, मैं भी उस जुडिशल कमीशन में विटनेस नंबर 10 था। उसमें मैसिव लेवल पे पोलिंग स्कीम्स जो थी 15 दिन पहले उस ज़माने में लॉ के तहत बनती थी, लेकिन पोलिंग स्कीम्स के मुताबिक पोलिंग स्टेशन ही नहीं बनाए गए। और 2300 पोलिंग स्टेशंस का तो डेटा खासकर उसमें 2300 पोलिंग स्टेशन का पंजाब में डेटा था जो हमने खुद प्रोवाइड किया उस जुडिशल कमीशन में, यानी जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक पोलिंग स्टेशन नहीं बनाए गए। कोई 2 सेंसस ब्लॉक इस पोलिंग स्टेशन में डालने थे किसी दूर पोलिंग स्टेशन, तो उससे वोटर सप्रेशन होती है, वो वोटर ढूंढने जाता है, उसे वोट नहीं मिलता, अगला पोलिंग स्टेशन वो ढूंढता नहीं, वोट नहीं डालता। इस किस्म की ऑपरेशनल लेवल पर भी चीज़ें होती हैं जो लीगली 2013 में हमने ऑब्जर्व किया। 2018 में मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन को चाहिए था, उनको 2017 के एक्ट में इख्तियार भी दे दिया गया था कि कोई भी इलेक्शन का फैसला इंक्लूडिंग रिजेक्टेड बैलेट रिव्यू कर सकते हैं। 150 के लगभग कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी थी जिसमें रिजेक्टेड बैलेट ज़्यादा थे मार्जिन ऑफ विक्ट्री से। इलेक्शन कमीशन ने एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी का मुआयना नहीं किया। अब इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में सारी पार्टीज जीती हैं, लेकिन वो उसमें ये फिनोमिना आम है कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर किसी एक पार्टी का हो, किसी की टोपी कोटी बैज लेके पीछे अगर साइन ना करे, बैलेट पेपर रिजेक्ट हो जाता है, तो बड़े आराम से पैटर्न्स निकल सकते हैं। तो ये जो इश्यूज हैं इरेगुलरिटीज़ के बहुत सारे हैं, और सियासतदान यकीनन इन सारी चीज़ों को समझते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन लॉ उनको एड्रेस नहीं कर रहा। ब्रेक शामिल करेंगे और इसके बाद अपने चौथे सवाल के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू ग्रेट डिबेट। हमारा चौथा सवाल इस ग्रेट डिबेट में यह है कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक कब देना है और उसका तरीक़ेकार क्या होगा। 9 मिलियन के करीब अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि वोट का हक उनके पास नहीं है, तो कब से उनको दिया जाए और उसका तरीक़ेकार क्या होगा। जो सेकेंड अमेंडमेंट है उसमें इसका भी जिक्र है, और आप लोग कह रहे हैं कि 2023 से ये हक उनको मिलेगा। मैं चाहूँगा कि आप इस मौजू पे शुरू करें, लेकिन जो इसमें पेचीदगियाँ हैं उनको भी ज़रूर मद्देनज़र रखें कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की वोटिंग होगी, किस तरह से बैरून मुल्क जो इतने बिखरे हुए लोग हैं वो पोलिंग स्टेशन उनके किस तरह बनेंगे, किस तरह से वोटिंग होगी, इस पे ज़रा अपना कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू सर, श्योर आई विल। पहला ये है कि अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जहाँ आपको पता ही है क्या अमन अमान की सूरत हाल है, उनके इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान में भी वो डब्बे रख के वोटिंग करते हैं, और महाजर कैंपों में बैठे हुए लोग जो 40 साल से हैं वो भी वोट डालते हैं। अब एक तरह की मिसाल थी मेरे मगरबी बॉर्डर पे, मैं 7 समंदर पार आपको अमेरिका में लेके जाता हूँ, उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, सारी दुनिया के अंदर वोट कास्ट होते हैं। ये तजर्बा पाकिस्तान पहली दफ़ा नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में एक जजमेंट दी हुई है जिसके लफ्ज़ ये हैं, उन्होंने ये कहा हुआ है कि पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ कहीं भी हो वो पाकिस्तानी है, और उसके फंडामेंटल राइट्स वेदर ही इज़ ऑन द मेन लैंड और ही इज़ ओवरसीज़, उसके वही बुनियादी हुकूक हैं जो मेरे और आपके यहाँ घर के अंदर रहते हुए हैं। एक बात उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे अपनी तैयारी पकड़े। ये 2018 की मैं जजमेंट आपको बता रहा हूँ। अगर ये इस तरह के मुल्क भी दे सकते हैं, हमारे मगरबी बॉर्डर के उस तरह भी दे सकते हैं, मावराउन नहर वाले मुल्क भी, तो हम क्यों नहीं दे सकते। तरीक़ेकार क्या आप लोग टेक्निकलिटीज, तरीक़ाकार इसका ये होगा कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे आपके काउंसिल जनरल्स हैं, वहाँ पे आपके हर मुल्क के अंदर बैठे हुए सिफारत खाने हैं, उनके पास कोई ज़्यादा काम नहीं होता, वो पोलिंग स्टेशंस हो सकते हैं। फिर जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे एम्बसीज़ हैं पाकिस्तान की सारी जगह, मिशंस हैं, वो पोलिंग स्टेशंस का अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक बात ये वो तब है अगर हम आई वोटिंग नहीं करते। हमारा ख्याल ये है और हमारा कानून ये कहता है कि उनको इंटरनेट के ज़रिए से वोटिंग का राइट दिया जाए। अब शनाख्त का जहाँ तक सवाल है, उनके पास नायकॉप है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, जिस शनाख्त के ऊपर वो पैसे कमा के अपने यहाँ पे पाकिस्तान वापस भेजते हैं। तो सगीर साहब, शहबाज शरीफ साहब तो इस बारे में कह चुके हैं कि स्पेशल सीट्स दी जाएं। लेकिन देखिए, इस मामले में जहाँ तक हमारे बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों का ताल्लुक़ है, उनका जो वोट का हक है उसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन मुत्तहिद है। उनको वोट का हक है
और वो पाकिस्तान के शहरी हैं और उनका पूरा हक है कि वो उस प्रोसेस में हिस्सा लें, अपनी राय का इजहार करें। पहली बात हुई। इशू अगर पोस्टल बैलेट पे अगर तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है या ये कहा गया कि जी डब्बे रखे जाते हैं, पाकिस्तान के काउंसलेट्स में, एम्बेसीज में डब्बे रखे जा सकते हैं, वो आकर वोट डालें। एतराज़ आई वोटिंग पर है और आई वोटिंग पर वही एतराज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर है कि वो हैकेबल नहीं होनी चाहिए, वो टेम्पर प्रोन नहीं होने चाहिए, उनका सॉफ्टवेयर के ऊपर इश्यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि टेस्ट वही है। ये एक जो मौजूदा हमारा निज़ाम है जो डायरेक्ट पेपर बैलेट का है, उसको बेहतर करके वहाँ आप रख सकते हैं, कोई इतराज़ नहीं, ज़रूर करें। ठीक है कारा साहब, इसमें अभी इंडिया में प्रॉक्सी वोटिंग का भी एक तरीक़ाकार होता है दुनिया में। लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा से पास नहीं हो सका, इसलिए अब वो ऑनलाइन वोटिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीक़ेकार हो सकता है। आपकी राय क्या है, क्या तरीक़ेकार बेहतर होगा अगर आप समझते हैं कि वोट का हक मिलना चाहिए? सवाल यह है कि उनको राइट टू वोट कैसे दिया जाए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इंटरनेट बेस्ड निज़ाम नहीं होना चाहिए क्योंकि इंटरनेट हैक हो सकता है, आप मनूवर उसको रिजल्ट टेम्पर हो सकता है और आप अपनी ईवीएम जो हैं वो इंटरनेट से लिंक नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इस कानून में कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके उनको वोट का राइट दे देंगे, ये क्या है? तीसरी बात, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके अंदर ये आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप एक वोट आपने कास्ट करना है, सिर्फ एक, किसी के हक में करना, 2, 3, 4 कैंडिडेट हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर 272 हल्के हैं कौमी असम्बली के और अहमद बिलाल साहब सूबाई असम्बलियों के भी कुछ 600-700 हल्के, तो तकरीबन कोई 800-900 हल्का बनता है। हर हल्के का कैंडिडेचर अलग है। अगर आप डब्बे रख के बैलेट पेपर्स की बुनियाद पे तो आप हर बंदे को हर जगह पे ये राइट देंगे। सऊदी अरब के अंदर किंगडम है, वहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, वो अपने मुल्क के अंदर आपको ये अलाउ करेंगे? आपने उनसे बात की है? क्या बाकी किंगडम्स अलाउ करेंगे? क्या पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हर पाकिस्तानी इसको? इसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा, बिलावल साहब ने भी ये कहा कि उनको नुमाइंदगी का हक दिया जाए और ये पाकिस्तान में ऑलरेडी एक्सरसाइज हो रहा है। आपके यहाँ कश्मीर की असम्बली में जिनके बहुत सारे पाकिस्तान जो कश्मीरी हमारे भाई हैं वो ओवरसीज़ में हैं, उनको स्पेशल सीट रखी गई है ताकि उनकी नुमाइंदगी हो, सिर्फ राइट टू वोट ना हो। देखिए कितना पेचीदा बता रहे हैं अमरल्ला कि इतने बॉक्सेस रखने पड़ेंगे, इतने वहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाना। देखें, मैं इसका जवाब मैं दे सकता हूँ एक शेर में, क्योंकि इन्होंने तकरीर कर दी है, वक्त नहीं है। वो हीलागर हैं जो मजबूरियाँ शुमार करें, वो हीलागर हैं जो मजबूरियाँ शुमार करें, चराग हमने जलाए हवा के होते हुए, हम चराग में जलाए। ये है जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, आप बताएं जी। अल्लाह करे शेरों से हमारे मसले ऐसे समुंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल का हल कैसे मुमकिन है? तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो नाइकॉप होल्डर हैं उनको वोट डालने का हक हासिल होना चाहिए, बल्कि है। ये मसला हक का है भी नहीं, हक तो उनके पास है, अब ये मसला सहूलत का है। सहूलत ये चाहते हैं कि वो जहाँ पे रहते हैं जिस मुल्क में, वहीं से वोट कास्ट कर लें। अब उसके लिए जो 2 तरीके हैं, वो इंटरनेट वोटिंग का एक तरीका है और इंटरनेट वोटिंग के बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक साबिक के चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके हुक्म के तहत एक टास्क फोर्स बनी थी। उस टास्क फोर्स ने उसका पूरा जायज़ा लेके रिपोर्ट पेश की थी कि ये सिक्योर नहीं होगा इंटरनेट को यूज़ करके आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ये उस वक्त की रिपोर्ट थी 2018 की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। मौजूदा हुकूमत ने, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने बिल्कुल सही कहा कि एक स्पेनिश कंसल्टेंट को कहा भी इस रिपोर्ट का ऑडिट करो। उन्होंने भी उससे एग्री किया कि ये सिक्योर नहीं होगा इंटरनेट के ज़रिए वोट डालना। टेक्नोलॉजी एक इवॉल्व हो रही है जिसे आइडेंटिफाइबल वोटिंग टेक्नोलॉजी या इससे मिलता जुलता कोई नाम कहते हैं, वो अभी डेवलप नहीं हुई। एस्टोनिया ने उसको किसी हद तक अडॉप्ट किया है, लेकिन बहुत छोटा सा मुल्क है, कुछ हज़ार वोट हैं वहाँ पे, तो इसके लिए कुछ मेरा ख्याल वक्त दरकार होगा, इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत होगी। लेकिन जो पोस्टल बैलेट है ना जी, कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे ऑनलाइन या आई वोटिंग हो रही हो? कोई मिसाल है हमारे सामने एस्टोनिया के अलावा? अमेरिका में एडवांस वोटिंग कैसे होती है? आई वोटिंग ऑनलाइन हो रही है? देखिए कुछ बातें सिर्फ एस्टोनिया है, मैं नहीं कह सकता कि गलत, कुछ बातें फैक्चुअली दुरुस्त नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब ये नादरा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिल के बनाएंगे, आईडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को होगी,
उसकी हम पब्लिसिटी करेंगे पूरी दुनिया में। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को एक ख़ास वक्त वो अपनी वोटों को रजिस्टर कराएंगे जो उनका वोट जिस जगह है, फिर उनका वोट उसी जगह के लिए ही डाला जाएगा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के वो रेजिडेंट हैं। आपके इलाके में तो बहुत सारे हैं, मेरे इलाके में उससे भी ज़्यादा हैं, इसलिए वो उस इलाके में डालेंगे वोट। 2, तीसरा ये है कि उसको कोई दूसरा शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, इसलिए कि वहाँ बैठा हुआ जो शख्स है वो नायकॉप के ज़रिए से अपने आप को आइडेंटिफाई कराएगा और वो आइडेंटिफिकेशन चेक करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दरमियान में कोई राब्ता नहीं है। FBR के कंप्यूटर्स पिछले 3 साल में 4 दफा हैक किए और 1 दफा 2 महीने मुस्तकिल हैक होते रहे। जहां पाकिस्तान के सबसे सेंसिटिव जो है टैक्स पेयर डेटा है, अगर वो 4 महीने तक अंडर हैकिंग अटैक रह सकता है तो यहाँ बहुत सीरियस इश्यूज हैं, उसका हमें सामना करना है। जो हक है उनका वो उनको मिलना चाहिए, हमें उसका तरीकेकार बेहतर बनाना है। आई वोटिंग उसका हल नहीं है। हक से कोई इनकार नहीं। अमरीकी सदर के इलेक्शन के अंदर भी बाकायदा रूस पे इल्ज़ाम लगा, रूस और अमेरिका के दरमियान आपस में बड़ी सख्तियाँ, तो उसमें तलखियाँ हुई और वो इल्ज़ाम आज भी कायम है, ख़त्म नहीं हो गए। हाँ, उनके जो इल्ज़ामात है वो और, पर सवाल सिंपल ये है कि एक तरफ आप अपने लोकल पाकिस्तान के अंदर जो आपके पास अपने सर्वर लगा के आप नेट के साथ लिंक कर रहे हैं पोलिंग स्टेशनों को, वो तो आप नहीं कर रहे क्योंकि ये हैक हो सकता है। लेकिन आप 1 करोड़ वोट के लिए 1 करोड़ वोट के लिए आप कह रहे हैं कि हाँ हम उनके लिए इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे और वहाँ हमें खतरा नहीं, हम साहब और ख़ुर्रम साहब, ये तासुर के ओवरसीज वोटर जो है वो प्रो PTI है, क्या इससे खौफजदा है ऑपोजिशन? ये तासुर में हकीकत भी है कोई? देखिए उनका हक फाइक है, वो तो हम सब उसको पूरी तरह मान रहे हैं, इतराफ़ कर रहे हैं। सिर्फ अगर उसका जिस तरह अमेरिका में भी पूरी दुनिया में पोस्टल बैलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो क्या फिर अगर हुकूमत जो है वो 30 लाख पोस्टल बैलेट इशू करे सऊदी अरब के लिए और जिसने वोट डालना है वो वोट डाले? साहब आप बताएं। मेजर जो कंसर्न था वो डॉक्टर साहब ने अपनी जो बात की उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनकी इलेक्शन डे आइडेंटिफिकेशन उनके नाइकॉप रियल टाइम में होगी। ऐसी अगर बात है तो वो जो मेजर एक कंसर्न है आई वोटिंग का कि वोटर की आइडेंटिफिकेशन किसी पासपोर्ट से नहीं हो रही बल्कि उसके नाइकॉप या बायोमेट्रिक से रियल टाइम में हो रही है, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है आई वोटिंग का कि वोटर आइडेंटिफाई कैसे होगा। पहले जो हमें ब्रीफिंग दी गई थी प्रेसिडेंट हाउस में, उसमें कहा गया था कि पास कोड्स दिए जाएंगे। वो पास कोड डजंट मेक सेंस क्योंकि लॉ हर सिटीजन को कहता है ट्रीट इक्वली, तो ओवरसीज भी शुड बी आइडेंटिफाइड। ये बताएं क्या मुतबादल इन्होंने पेश किया है आज की गुफ्तगू में? भी कुछ नहीं हो सकता, 3.5 मुतबादल ये है कि इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकियां देना बंद कर दें, ये मुतबादल। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा सोहेल साहब से पहले कि जो भी कानून साजी करें या तरीक़ेकार आप तय करें कि कैसे एक स्मूथ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है, पहले विल ज़रूरी है तमाम सियासी पार्टीज़ की और तमाम इदारों की कि हमने इंतखाबात में धांधली नहीं करनी है। मेरा ख्याल है कि आज की जो डिस्कशन थी उसमें हर एक ने अपना जो मौक़िफ़ है उसको खुलकर बयान किया और बहुत पॉजिटिव टोन में सारे ये चाहते हैं कि इलेक्शन फेयर हो, इलेक्शन गैर जानिबदाराना हो, सारे चाहते हैं प्री पोल रिगिंग ना हो, सब ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। अलबत्ता इस बात पर इख्तलाफ है कि कब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है और मरहलावार होना है या उसको यकदम होना है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में मुज़ाकरात के ज़रिए तय हो सकती हैं।